गुड मॉर्निंग दोस्तों, ज्ञान जय स्कूल की ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। कल हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था स्वपोषी पोषण, और उसमें हमने प्रकाश संश्लेषण के समय होने वाली जो घटित घटनाएं हैं कि प्रकाश संश्लेषण के समय कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। क्या पढ़ा था हमने? प्रकाश संश्लेषण के समय, प्रकाश संश्लेषण के समय घटित घटनाएं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उस समय कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, तो उनके बारे में हमने कल चर्चा की थी। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर हम उसकी रिएक्शन देखें तो हमने ये ऐसे रिएक्शन लिखी थी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर CO2 गैस काम में आती है। कौन सी गैस काम में आती है? CO2, जिसका प्रकाश संश्लेषण के अंदर कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो इसी CO2 से बनता है। और यहाँ पर जल तो क्या करते हैं पेड़ पौधे? कोई भी पौधा है तो जल तो क्या करेगा? वो जमीन से ले लेगा। जैसे ये पौधा है, ये जैसे एक प्लांट है, अब क्या करेगा? इससे देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए अलग अलग चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो देखो इसे CO2 चाहिए, एक इसे जल चाहिए। तो जल तो ये कहां से ले लेगा? H2O। ये तो ये जड़ों से ले लेगा। किससे ले लेगा? जड़ से। एक प्रकाश संश्लेषण में इसे क्या चाहिए? प्रकाश। तो प्रकाश कहां से मिल जाएगा इसको? सूर्य से। देखो इसमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं इसको? प्रकाश चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है? हरित लवक। ये सब चीजें जब इसको मिलेंगी तभी अपना क्या करेगा? भोजन का निर्माण करेगा। तो देखो, सूर्य से तो ये प्रकाश ले लेगा, जड़ों से जल ले लेगा, और इसकी जो पत्तियां होती हैं इन पत्तियों में कौन पाया जाता है? हरित लवक। और इस हरित लवक के अंदर कौन होता है? क्लोरोफिल। ये इसमें होता है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसे CO2 चाहिए, तो CO2 कहां से ले लेता है? वायुमंडल से ले लेता है। CO2 कहां से लेता है? वायुमंडल से। ये प्रकाश आ गया। तो इस प्रकार से ये जो सब चीजें होती हैं वो इसको प्रोवाइड हो जाती हैं। पादप जो है जड़ों से जल ले लेगा, सूर्य से प्रकाश ले लेगा, हरित लवक उसके अंदर है ही, और CO2 कहां से ले लेगा? वायुमंडल से ले लेगा। अब हम बात करते हैं, CO2 या वायुमंडल से लेता है, तो वायुमंडल से CO2 जो होती है वो इसकी पत्तियों में जाती है। तो पत्तियों में जाएगी, तो पत्तियों में जाने के लिए कोई ना कोई संरचना तो पाई जानी चाहिए ना, ताकि वो बाहर वायुमंडल से क्या हो जाए? अंदर चली जाए। तो इसके लिए क्या होता है कि पौधे की जो पत्तियां होती हैं, कौन होती हैं? पत्तियां। इन पत्तियों में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, जिनको कहते हैं स्टोमेटा। क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा या रंध्र पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र। तो इन पत्तियों के ऊपर, जैसे ये पत्तियां, तो इनके ऊपर ये छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। बहुत ही बारीक होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, पर ये छिद्र होते हैं। ये जैसे क्या हो गया? छिद्र। और इन्हीं छिद्रों को क्या कहा जाता है? रंध्र। और इन्हीं रंध्रों से CO2 क्या होती है? अंदर प्रवेश करती है। तो पादप की पत्तियों में जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है और वहां पर उसे CO2 चाहिए जो कि वायुमंडल में है, तो वो वायुमंडल से इन पादपों की पत्तियों में प्रवेश कहां से करती है? तो उनका जो प्रवेश होता है वो उन पर पाए जाने वाले किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा होता है, जो पत्ती की सतह के ऊपर पाए जाते हैं।
कुछ पत्तियां होती हैं, जैसे ये एक हमारी पत्ती है, ये एक पत्ती है, जैसे मालिया पत्ती है, तो ये पत्ती की ऊपरी सतह है, ये नीचे वाली सतह है। ठीक है, दो सतह होंगी ही नहीं होंगी पत्ती की, ये ऊपरी सतह और ये नीचे वाली सतह। तो कुछ पादपों की पत्तियों के तो सिर्फ ऊपरी सतह के ऊपर रंध्र पाए जाते हैं, कुछ पादपों की पत्तियां होती हैं उनकी निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, और कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों की दोनों सतह के ऊपर रंध्र पाए जाते हैं। तो रंध्र जो होते हैं वो पादपों की पत्तियों पर पादप कहाँ पर स्थित है उसके अकॉर्डिंग निर्भर करता है कि कौन सी सतह पर रंध्र होनी है। और इन रंध्रों के द्वारा ही जो होती है CO2 अंदर प्रवेश करती है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। अब ये जो एक रंध्र होता है, इस रंध्र की हम देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी संरचना कैसी होती है। तो संरचना के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिएगा, रंध्र जो होता है, एक रंध्र की हम स्ट्रक्चर देखिए तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, रंध्र की संरचना। कैसी संरचना होती है इस रंध्र की, वो देखते हैं रंध्र की संरचना के बारे में। तो देखिएगा, ये एक रंध्र की संरचना में बना रहा हूं, कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, इस प्रकार से होती है। ये मैंने रंध्र की संरचना बनाई है। ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है इसकी। ये इनका जो बीच में मैं ये बना रहा हूँ, ये इनका केंद्रक होता है, इस प्रकार से होती है कुछ। ये एक रंध्र की क्या है, संरचना, जिसमें जो मैंने ये बीच में बनाया है ये तो क्या है, रंध्र। ये कौन है, रंध्र। और इस रंध्र के ये जो साइड में कोशिकाएं होती हैं, ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो कोशिका है, इन कोशिकाओं को नाम दिया जाता है द्वार कोशिका, या इनका दूसरा नाम है रक्षक कोशिका, गार्ड सेल। और इसके जो ये साइड में जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं को कहा जाता है सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। ये इस प्रकार से। तो ये एक रंध्र की, जो पत्ती की सतह पर जो रंध्र पाया जाता है ना, उस पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले रंध्र की क्या है, संरचना है। इसके अंदर जो ये और मैंने बताए हैं, बनाए हैं, तो ये तो है आपका केंद्रक है, ये लवक हो जाएगा, हरित लवक, ये इस प्रकार से, और ये हो गया रंध्र। तो ये जो होते हैं, ये पत्ती की क्या होते हैं, सतह के ऊपर पाए जाते हैं, ऊपरी सतह पर और नीचे वाली सतह के ऊपर ये पाए जाते हैं। और इन्हीं रंध्रों से क्या होता है कि जो बाहर से जो CO2 गैस होती है वो पादप के अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, और अंदर जो O2 गैस बनती है वो इन्हीं रंध्रों के माध्यम से क्या हो जाती है, बाहर चली जाती है। इन रंध्रों की एक खास बात ये होती है, इसमें हम देखते हैं तो ये रंध्र है और इस रंध्र के दोनों तरफ कौन सी कोशिकाएं हैं, द्वार कोशिका कह दो या फिर रक्षक कोशिका कह दो, और इसके बाहर ये जो साइड में होते हैं इन सबको क्या कह देते हैं, सहायक कोशिकाएं। तो क्या होता है कि ये जो रंध्र है, ये इसके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी पाई जाती है कि ये अपने आप को खोल भी सकता है और बंद भी कर सकता है। यानी रंध्र जो होते हैं वो खुल भी जाते हैं और बंद भी हो जाते हैं।
खुलेगा, बंद होगा। तो जब रंध्र खुला होगा तब गैसों का इसमें से क्या होगा, आदान प्रदान होगा। बाहर से CO2 गैस अंदर जाएगी, अंदर से ऑक्सीजन गैस बाहर जाएगी, ठीक है। और जब रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तब गैसों का आदान प्रदान क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब रंध्रों के खुलने और उनके बंद होने की जो क्रिया है उसको कंट्रोल कौन करता है, तो रंध्रों के खुलने और उनके बंद होने की जो क्रिया है उसको कंट्रोल इन द्वारक या रक्षक कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। ये जो द्वारक और या रक्षक कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं के द्वारा रंध्रों की गतिविधि, मतलब रंध्रों की जो गति हो रही है खुलने बंद होने की है, उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। जब जल इन कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है तो ये कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं, और फूलने पर रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और जब इन द्वारक कोशिकाओं या रक्षक कोशिकाओं से जल देखो अंदर आया, अंदर आया, अंदर आ रहा है जल, तो ये क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी, फूल गई, फूलते ही रंध्र क्या हो गया, बंद हो गया। और जैसे जल इन कोशिकाओं से वापस बाहर निकल जाएगा, जैसे जल बाहर निकल गया तो जल के बाहर निकलते ही रंध्र क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये द्वारक और रक्षक कोशिकाओं में गतियां पाई जाती हैं और इन्हीं की वजह से रंध्र जो होते हैं वो खुलते और बंद होते हैं। जब सूर्य उदय होता है रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और जैसे सूर्यास्त होता है, रात हो जाती है, रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो जो दिन का समय होता है उस समय जो गैसें होती हैं वो अंदर आती हैं, बाहर जाती हैं, और उसी के आधार पर ये क्रिया जो होती है वो चलती रहती है, ठीक है। और इस प्रकार से रंध्र खुलते बंद होते हैं और गैसों का आदान प्रदान इसमें से हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये रंध्र याद रखिएगा कहाँ पर पाए जाते हैं, पत्ती की सतह के ऊपर पाए जाते हैं। ये एक रंध्र की आपके सामने संरचना है। खुलते रंध्रों के अंदर खुलने बंद होने की कैपेसिटी होती है। रंध्र कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं, तो जल जब इनमें प्रवेश कर जाता है द्वार कोशिकाओं में तो ये फूल जाते हैं, फूलने पर रंध्र बंद हो जाते हैं। और जब जल बाहर निकल जाता है तो ये पिचक जाते हैं, मतलब सलत हो जाती हैं, और इनमें से रंध्र क्या हो जाता है, खुले बंद हो जाता है। जब जल अंदर प्रवेश करेगा ना तो रंध्र क्या होगा, खुलेगा, याद रखना। जल का प्रवेश, जल का प्रवेश होने पर रंध्र क्या हो जाएगा, रंध्र का खुलना, और जल का निकास हो जाता है, जल का निकास, मतलब जल जब निकल जाता है तो रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, बंद हो जाएंगे, ठीक है। जल प्रवेश करेगा तो क्या होगा, इसकी भित्ति के ऊपर देखो, ये आगे समझने लायक बात है। जब जल प्रवेश करता है तो यहाँ पर दबाव लगता है, दाब लगने से बाहर की ओर खींच जाती है, और बाहर की ओर खींचने पर अंदर क्या हो जाता है, खुल जाता है। और जब जल बाहर निकल जाता है तो वो दबाव कम हो जाता है, कोशिका सलत हो जाती है, और अंदर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसको खुलने बंद होने के लिए कई सिद्धांत दिए गए हैं, परंतु वो आपके 10वीं में नहीं है, वो आगे की कक्षाओं में हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना सा आपको याद रखना है कि गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो रंध्र के माध्यम से होता है, जो पत्ती की सतह पर पाए जाते हैं, और ये एक रंध्र की संरचना है, और ये खुलता बंद होता रहता है, जिससे गैसों का कंट्रोल होता रहता है, ठीक है। तो ये एक रंध्र की क्या होगी, संरचना, ओके।